हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो कि साइंस का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। 61 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधे संबंध कहलाता है। सहजीवी संबंध, परजीवी संबंध, परपोषी संबंध या फिर कीटहारी संबंध। तो इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। हम इसे सहजीवी संबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं। मतलब राइजोबियम जो है ये चने, मटर, गेहूं, बीन के लिए लाभकारी होता है और चने, मटर, गेहूं जो है वो राइजोबियम के लिए लाभकारी होते हैं। जब दो जीवाणु एक दूसरे के लिए परस्पर लाभ देते हैं एक दूसरे को, तो उसे हम सहजीवी कहते हैं। जीवाणु मतलब सहजीवी जो एक दूसरे से पर आधारित हो। ठीक है, तो जैसे ये राइजोबियम जो कीट है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मेनली जो है चने मटर की जो गांठ होती है तो उन गांठों के अंदर पाया जाता है। और वहाँ से ये क्या करता है, उनको पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन देता है। तो एक तरह से राइजोबियम का भी जो है कार्य हो जाता है और मटर का भी कार्य हो जाता है, उसे उचित मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है, इसलिए इसे हम सहजीवी कहेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राणी जहाँ रहते हैं वहाँ जीवित रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। स्तंभ 1 में प्राणियों की सूची एवं स्तंभ 2 में प्राणियों के अनुकूलन की सूची दी गई है। अब हमें इसे मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ स्तंभ 2 से उत्तम सुमेलित हुआ है। अब हमें यही देखना है कि कौन सा जो है 1 और 2 में उत्तम सुमेलित हुआ है। जैसे ध्रुवी भालू कहाँ रहेगा, लंबे गोलाकार और नोकीलाकार इनके पंजे होंगे। पाद पर चिपकती हुई गद्दी होगी, तो ये पाद पे चिपकती हुई गद्दी किसकी होती है। फिर रूपांतरित दांत और संवेदनशील श्रवण। शेर का जो होता है वो संवेदनशील जो होता है, यानी कि सी वाला जो होगा ये फर्स्ट होगा। शेर जो है संवेदनशील होते हैं, तो सी का तो फर्स्ट हो गया। चलो आगे देख लेते हैं। और लाल आँख का मेढक, लाल आँख का जो मेढक होता है वो कैसा होता है, तो लाल आँख का मेढक जो होता है वो पाद पर चिपकती हुई गद्दी के जैसे होते हैं। मतलब उनके पैर जो होते हैं गद्देदार होते हैं। तो हमारा तीसरा हो जाएगा। यानी देख लेते हैं पहले, बी में तीसरा और सी में पहला, सी में पहला, तो इन्हीं दोनों में से बी में तीसरा, यानी हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। यानी ए का ध्रुवी भालू कैसा हो जाएगा, तो ध्रुवी भालू लंबे गोलाकार और नुकीले पंजे हो जाएंगे। ये हमारा चौथा हो जाएगा। और ये हमारा जो है ये हो जाएगा हाथी। हाथी कैसा होता है, तो हाथी के कैसे दांत होते हैं, तो रूपांतरित दांत होते हैं हाथी के। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। सरसों, गुलाब, पपीता या फिर पिटूनिया। तो पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, जिसमें या तो स्त्री केसर होता है या तो पुंकेसर, मतलब मेल या फीमेल कोई एक ही जो है उसमें रहता है भाग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है दोनों में से कोई एक ही, केवल एक ही रहेगा, तो इसे हम जो है क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहेंगे। तो पपीता में एक लिंगी है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता है। आँख, सूर्यमुखी, स्वजना की फली, नैफ्थियम। इसमें से कौन जो है वायु के द्वारा छितराया नहीं जाता, मतलब वायु से जो है फैल नहीं पाता है, तो कौन सा है, तो सूर्यमुखी का जो बीज है ये वायु के द्वारा नहीं फैल पाता है। क्यों नहीं फैल पाता है, क्योंकि ये जो बीज है ना ये काफ़ी जो होता है ना, ये सूर्य की गर्मी लगने से ये फटता नहीं है। जैसे आँख है, मदार है, तो जब ये इसमें जो है बीज आ जाते हैं तो धीरे धीरे ये सूख करके क्या होता है, इसका जो ऊपर का कवर होता है वो धीरे धीरे हट जाता है और बीज जो है इधर उधर फिर हवा से फैल जाते हैं। लेकिन सूर्यमुखी का बीज जो होता है वो, अगर आपने सूर्यमुखी का फूल देखा होगा तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे से धंसा रहता है, जिससे ये फैलता नहीं है। इसको जो स्तनधारियों के द्वारा आप खा के या जानवर खा के तब फैलाते हैं।
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव कंठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, हमें ये बताना है। पहला है अभिकथन, कंठ में श्वास नली खाद्य नली के सन्निकर होती है। अब इसका अभिकथन है दूसरा, कंठ में एक पल्ले जैसा वाल उपस्थित होता है। तीसरा अभिकथन है, वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते हैं। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो श्वास नली, जब हम खाने को निगलते हैं तो उसकी अलग नली होती है और श्वास की नली अलग होती है। कभी कभी श्वास नली में खाना जो होता है, गलती से खाना या पानी चला जाता है तो हमें बहुत सारी खांसी आने लगती है, बहुत दिक्कत होने लगता है। तो ये अभिकथन तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। आगे है अभिकथन चौथा, कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हिचकी आ सकती है। तो ये भी जो है सही है। तो हमसे इसमें पूछा है कि कौन से अभिकथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो तीसरा तो पहले देख लीजिए, यहाँ पे जो है अभिकथन तीसरा असत्य है। तीसरा सत्य नहीं, तीसरा जहाँ भी यहाँ पे तीसरा असत्य है, यानी यही हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा कि पहला दूसरा चौथा कथन जो है सत्य है और तीसरा असत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह आलेख मानव में रुधिर के प्रवाह का सही क्रम को दर्शाता है। अब हमें इसमें बताना है कि रुधिर आलेख का जो है ये सही कौन सा क्रम दर्शाता है। जैसे फुसफुस है, लंग्स है, लंग्स को हिंदी में फुसफुस बोलते हैं, फुसफुस हो गया। उसके बाद फुसफुस सिरा हो गया, हृदय धमनियाँ, शरीर सिरा हृदय फुसफुस धमनी और फुसफुस में वापस लीवर में चला आता है। इसको हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। लंग्स हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गई, हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गई, बॉडी विनस, हार्ट्स। तो इस तरह से मतलब इसमें बताना है कि कौन सा उसका वे जो है करेक्ट है। तो ये पहला ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा है। परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन या फिर श्वसन। तो उत्सर्जन से, डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस में जो मतलब किडनी होती है ना, वो ठीक से काम नहीं कर पाती है। तो उस कारण से क्या होता है, मानव शरीर से जो होते हैं प्रोटीन जो है बाहर निकलने लगता है। यूरिन के साथ जो है धीरे धीरे प्रोटीन शरीर से निकलने लगता है। तो इसीलिए जो है डायलिसिस इसके लिए किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में ध्वनि कंपन में कंपन पैदा करता है। कंपन को, अच्छा एक मिनट, यहाँ मानव में ध्वनि कंपन में कंपन, यहाँ ए पे भरना है कि कौन पैदा करता है। अच्छा, उसके बाद फिर बी है, कंपन को बी में भेजता है, वहाँ से संकेत हो जाता है और ए बी और सी के क्रम है। अब हमें ए बी क्या भरा जाएगा यहाँ पे बताना है। मानव में ध्वनि कंपन में कंपन जो है कर्णपट, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, कर्णपट में होता है। उसके बाद कंपन को जो है इनर ईयर अंतःकर्ण में भेजते हैं और लास्ट में जो है मस्तिष्क में भेजा जाता है, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्तंभ ए को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्तंभ ए के पोषक तत्वों को स्तंभ बी के हीनताजन्य विकारों से सही सुमेलित कर रहा है। लोहा आयरन, लोहा आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा ये बताना है। तो रक्त अल्पता एनीमिया की हो जाती है, यानी फर्स्ट का जो होगा चौथा हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, बी से बेरी। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यानी पहले का चौथा देखिए किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन दूसरे का पहला कौन सा है, दूसरे का पहला, यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है।
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा है? रेशम कीट पालन और वनवर्धन है, रेशम कीट पालन है और शहतूत कृषि है, रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन है, रेशम कीट पालन और पुष्प कृषि है। तो रेशम के कीट जो होते हैं ना, वो जनरली किस पे होते हैं? वो शहतूत के पेड़ पे ही उगाए जाते हैं। तो एक तरह से रेशम की कीट पालन भी हो जाती है और शहतूत की कृषि भी हो जाती है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संजना ने मृदा की अंतःस्रवण दर ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पाया कि मृदा के नमूने में 400 मिली जल के अंतःस्रवण को 20 मिनट लगे। अंतःस्रवण दर क्या है? अभी यहाँ पे आप इसको देखिए, नमूने में जल की मात्रा जो है कितनी है? 400 है, और वहाँ पे अंतःस्रवण का समय जो है वो 20 मिनट है। अब हमसे दर पूछ रहा है, तो दर बराबर क्या निकलेगा? जल की कुल मात्रा बटा के अंतःस्रवण का समय। जैसे चाल बराबर होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी तरह ये भी है कि कुल मात्रा यानी टोटल जल की जितनी मात्रा होगी, मात्रा ले लेंगे, और उसके बाद कितना समय लगा। तो समय कितना लगा था? 20 मिनट का लगा था। तो ये 20 मिनट का समय हो जाएगा, और यहाँ पे 400 दिया हुआ है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 20 मिली लीटर प्रति मिनट आएगा इसका दर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से क्या एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? अब हमें इसमें नहीं है बताना है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन, फिर किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, क्रिस्टलीकरण, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये क्रिस्टलीकरण जो है, ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जबकि भोजन जो होता है पच जाता है, यानी भोजन का स्वरूप चेंज हो जाता है, वो अपने पुराने अवस्था में नहीं आ पाता है। किण्वन भी इसी का है, प्रकाश संश्लेषण भी यही है, नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन, सोडियम ग्लिसरीन में भंडारित किया जाता है। रीजन है कारण, सोडियम ऑक्सीजन और जल से तीव्रता से अभिक्रिया करता है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो पहले तो सोडियम जो है वो ग्लिसरीन में भंडारित नहीं किया जाता है। सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में ऐसे हम लोग रखते हैं। तो ये ऑप्शन जो है हमारा पहला तो अभिकथन जो है वो गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है सोडियम ऑक्सीजन और जल से तीव्रता से अभिक्रिया करता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अभिकथन गलत हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, ए असत्य है, किंतु आर जो है सत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है? एक अम्ल और एक क्षार के बीच की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ लवण बनता है। निर्मित लवण प्रकृति में केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होते हैं। अभिक्रिया में ऊर्जा सर्वदा अवशोषित होती है। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें गलत है। तो अभिक्रिया में ऊर्जा सर्वदा अवशोषित होती है, मतलब एब्जॉर्ब होती है, नहीं, रिलीज भी होती है। तो हमारा ऑप्शन डी ही जो है गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब एक गैस ए बनती है। ए को जल में घोलने पर बी बनता है। बी सी लिटमस को डी कर देता है। ए बी सी डी का क्रम बताना है हमें। पहले तो क्या होता है, जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब एक गैस बनती है। तो वो कौन सी गैस बनती है? तो जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जो है जल में घोलने पर बी बनता है। तो बी बनता है, यानी बी क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है, सल्फ्यूरियस अम्ल बनता है। तो ये हो गया हमारा सल्फ्यूरियस अम्ल, ये दो जगह बन रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बी को सी लिटमस को डी कर देता है। अब बी जो है लिटमस को कैसा वर्क कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है, लाल को नीला कर देता है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल लाल को नीला कर देता है। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। यहाँ पे देखिए नीला लाल है, लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है और यहाँ पे सल्फ्यूरियस अम्ल बना है। ठीक है,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु के दूसरी समय आलेखन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, यह y अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, यह एक सीधी रेखा है जो कि न तो x अक्ष न ही y अक्ष के समांतर, यह एक परवलिक आलेख है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बना हुआ है तो ये एक परवलिक आलेख लग रहा है? नहीं, ये एक सीधी रेखा हमारी जो है लग रही है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि यक्स एक्सिस के समांतर एक सीधी रेखा है। ये यक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो यक्स के एक्सिस के समांतर रेखा है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न घर्षण बलों को घर्षण के बढ़ते क्रम में दर्शाता है? मतलब घर्षण बल तो आप जानते हैं क्या होता है। तो घर्षण बल के 3 टाइप होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मतलब बढ़ते क्रम में, जो सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कैसा कौन सा होता है ये बताना है। तो लोटिन घर्षण, सर्पी घर्षण, यानी हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी कैसे करेक्ट होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। 1 मिनट, पेन हमारा सेलेक्ट हो जाए। हाँ, तो इसमें देखिए सबसे पहले लोटनी यानी रोलिंग होता है। तो आप किसी चीज़ को जब धक्का देते हैं, जब घर्षण लगता है तो उस वस्तु को हटाने में बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आप किसी चीज़ को लुढ़काते हुए लेके जा रहे हैं, गोल 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 घुमाते हुए लेके जा रहे हैं, तो कम टाइम लगेगा। तो ये रोलिंग का हो गया, सबसे कम टाइम इसी में लग रहा है। उसके बाद सर्पण मतलब अब इसी बेलन को जो है आप इसको अब खिसका रहे हैं, तो उसमें भी मेहनत इसके कंपेयर में ज़्यादा लग रहा है। आगे है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? मतलब चीज़ जो है एकदम स्थित है, अब उसको जो है उसी पे आप ढकेले जा रहे हैं, सीधे खींचते जा रहे हैं, और वो ना तो खींचा ही रहा है ना तो कुछ हो पा रहा है। तो इस तरह से इसे स्थैतिक घर्षण कहेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा बल लगता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं और उनके मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है। उनके बीच में रखे गए एक सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कैसे दर्पण है? 2 समतल दर्पण है और एक दूसरे के कैसे रखे हुए हैं? समांतर रखे हुए हैं, और उनके मध्य एक वस्तु रख दी गई है, तो कितना उसका इमेज बनेगा? तो अनंत बनेगा, इन्फिनिटी बनेगी। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा क्षमता के सही वृद्धि क्रम में दर्शाता है? अब हमसे बताना है कि ऊर्जा क्रम का सही वृद्धि क्रम कौन सा है। सबसे पहले जो है ताप दीप्त बल्ब हो गया, इनकैंडिडेंट बल्ब हो गया, उसके बाद CFL हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, LED हो गई। तो सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा क्षमता किसकी होती है यही बतानी है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तापदीप मतलब पहले जो वो रेड वाला येलो कलर का जो बल्ब आता था ना, उस बल्ब की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा मतलब उसमें जो है ऊर्जा क्षमता होती है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद ट्यूबलाइट हो गई, उसके बाद CFL हो गया, और उसके बाद LED हो गई, कि ऊर्जा जो होती है कम निकलती है, यानी गर्मी वो जो होती है कम देती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। धातुएं विद्युत का चालन करती हैं। ऋण आवेश धन आवेश को प्रतिकर्षित, ऋण आवेश धन आवेश को आकर्षित करता है। ऑप्शन 2 तो हमारा इसी तरह गलत हो जाएगा। आगे है अवलोकन 1, अवलोकन 2। 1 मिनट, इसे करना क्या है? अच्छा हाँ, अब हमें बताना है कि इसमें क्या है। अवलोकन 1, अवलोकन 2। अच्छा, ये बताना है कि ये अवलोकन है या निष्कर्ष निकला है। धातुएं विद्युत का चालन करती हैं, ऋण आवेश धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। इसमें निष्कर्ष ये निकला है कि ये पहला अवलोकन है कि पहला निष्कर्ष है। तो देखिए पहला जो है वो पहला जो है मतलब सिद्धांत है कि जो है धातुएं जो होते हैं विद्युत की चालक होती हैं, ये सिद्धांत को बता रहा है। और अवलोकन में क्या होता है? अवलोकन में ये देखा जा रहा है यहाँ पे कि ऋण आवेश धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, तो नहीं, प्रतिकर्षित नहीं करता है। हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कथन ए। चुंबक लोहे को आकर्षित करते हैं।
कथन बी, यह सिक्का चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए तथ्य है और बी अवलोकन है। ए अवलोकन है और बी तथ्य है। तो बी तो पहले जो क्या है, बी जो है वो पहले अवलोकन है, ए तथ्य है। तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? हमारे चारों ओर की वायु हम पर बहुत कम दाब डालती है, वायु गर्म करने पर संकुचित हो जाती है और ठंडा करने पर विस्तृत हो जाती है, या फिर गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु धरती की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है, धरती की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है, या फिर जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है उस स्थान का वायुदाब बढ़ जाता है। अब देखिए इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन ए और सी डी करेक्ट है। ए यानी पहला, हमारे चारों ओर वायु हम पर बहुत कम दाब डालती है, हाँ ये सही है। उसके बाद सी है कि वायु गर्म करने पर संकुचित हो जाती है और ठंडा करने पर विस्तृत नो, वायु गर्म करने पे जो है फैलती है, गर्म करने पे फैलती है और ठंडा करने पे सिकुड़ती है, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। यानी और है तो हमारा ऑप्शन कि गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु पृथ्वी की ओर जाती है, ये ऑप्शन तीसरा हो गया। चौथा फिर ये करेक्ट हो गया, यानी 1, 3, 4 हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत है? विज्ञान के नियम स्थायी और शाश्वत हैं, विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, विज्ञान ज्ञान परिवर्तनशील और प्रसार संग्रह है, विज्ञान की कोई एक विधि नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, क्योंकि विज्ञान क्या है, एक सामाजिक उद्यम है, मतलब साइंस इज अ सोशल इंटरप्राइज नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा ऑप्शन सही होगा क्योंकि हमसे गलत पूछा है तो हमने बता दिया। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की संकल्पना को नहीं दर्शा रहा? यह ज्ञान का एक संग्रह है, यह जांचन करने की प्रक्रिया की एक समझ है, यह चिंतन करने के विभिन्न मार्गों का विकास करती है, यह वैज्ञानिक विधि चरणों की एक समझ है। इसमें ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह ज्ञान का एक संग्रह है। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान शिक्षिका का उद्देश्य नहीं है? विज्ञान की शिक्षा शिक्षार्थी को वैज्ञानिक प्रवृत्ति का पोषण करने में सक्षम बनाती है, इसे शिक्षार्थी को ईमानदारी, अखंडता और असहयोग के मूल्यों को आत्मसात करने में सक्षम बनाना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं है, आगे देख लेते हैं। इसे शिक्षार्थी तथ्यों को याद रखने और नियमों को कंठस्थ करने में सक्षम बनाना चाहिए। इसे शिक्षार्थी को विज्ञान प्रक्रिया कौशल सहित अन्य कौशलों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा कि क्या उद्देश्य नहीं है, तो यही उद्देश्य नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो को एक विकल्प आकलन योजना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह समय के साथ एकल किए गए सभी विद्यार्थियों के सभी कार्य पत्रों का संग्रह है, शिक्षार्थियों को विकसित निरूपित करता है और यह शिक्षार्थियों को उनके स्वयं के अधिगम पर अनुचिंतन के अवसर देता है। यह शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल और योग्यताओं को प्रदर्शित करता है। तो सबसे ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिद्धांत एवं नियम वैज्ञानिक ज्ञान को निरूपित करते हैं। कथन है, सत्यापन के पश्चात नियम सिद्धांत बन जाते हैं। तो ये तो सही है कि जब बात सत्य हो जाती है तो नियम के बाद वो क्या बन जाते हैं? सिद्धांत बन जाते हैं। और पहला है कि सिद्धांत एवं नियम वैज्ञानिक ज्ञान को निरूपित करते हैं, मतलब उसको बताते हैं कि ये जो तथ्य है, जो
थॉट्स है या जो फैक्ट है वो करेक्ट है या नहीं। तो दोनों ही की जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, नहीं हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान दर्शाते हैं कि शिक्षकों को एक प्रश्न पूछने के उपरांत 5 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए प्रतीक्षा समय का निम्नलिखित में से क्या एक लाभ नहीं है? देखते हैं। विद्यार्थियों के उत्तरों की संख्या में वृद्धि होना, विद्यार्थियों के प्रश्नों में कमी होना, उपर्युक्त प्रश्नों में वृद्धि होना, विद्यार्थियों की अनुक्रिया की लंबाई में वृद्धि होना। तो देखिए, विद्यार्थियों के प्रश्नों में कमी होना, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको एक प्रश्न पूछने के बाद 5 सेकंड का समय दिया जाता है तो आपके प्रश्न जो होते हैं कम हो जाते हैं टाइम ज्यादा खत्म होने से, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए कथन प्रयोगों को संपादित करने में विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के कार्य को निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या नहीं करता? संरचनात्मक जांच, निर्देशित जांच, खुली जांच या फिर निर्देशित जांच? तो खुली जांच, ओपन टेस्टिंग जो होती है वो व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, एक शिक्षण अधिगम में एक निरंतर प्रक्रम है। यह शिक्षण अधिगम में एक निरंतर प्रक्रम है, क्या है? ये ज्ञात करने पर केंद्रित है कि विद्यार्थी ने कितने अच्छे प्रकार से निर्देशित उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो इसमें जो है निर्माणात्मक आकलन के संदर्भ में ए है और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।